सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो कि पिछले साल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 दिसंबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सही जवाब है चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर हम हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? तो वो हमारे भारत देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 2001 में राष्ट्रीय किसान दिवस पहली बार मनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है कृषि उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति जो है वो कृषि उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूध उत्पादन से। भारत में जो श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। और दूध उत्पादन से और श्वेत क्रांति का दूसरा नाम है फ्लड ऑपरेशन, ये भी याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? सही जवाब है तिलहन उत्पादन से संबंधित है भारत में पीली क्रांति। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो वो है फल उत्पादन से। भारत में जो स्वर्ण क्रांति है वो फल उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित थी? तो सही जवाब है गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति जो थी वो मुख्य गेहूं और चावल की फसल से संबंधित थी। अगला प्रश्न है कि खरीफ फसलें कब बोई जाती है? तो इसका सही जवाब है जून जुलाई में। खरीफ की जो फसलें हैं वो जून और जुलाई में बोई जाती है। अगला प्रश्न है कि रबी फसलें कब बोई जाती है? तो इसका सही जवाब है अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी फसलें बोई जाती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस हम हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें भारत का लौह पुरुष कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है सन 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? तो वो थे गृह मंत्री। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? तो इसका सही जवाब है बारडोली सत्याग्रह से। सरदार पटेल का जो संबंध है था वो था बारडोली सत्याग्रह से। अगला प्रश्न है कि बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1928 को हुआ था बारडोली सत्याग्रह।
अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली? तो इसका सही जवाब है बारडोली सत्याग्रह के बाद में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है कि रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो वो राष्ट्रीय एकता दिवस से संबंधित है। रन फॉर यूनिटी जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय एकता दिवस से संबंधित है। अगला प्रश्न है सरदार पटेल को भारत रत्न कब मिला? तो वो 1991 में मिला था सरदार पटेल को भारत रत्न, उनके मरणोपरांत मिला भारत रत्न। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल का प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल का प्रसिद्ध स्मारक है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो नदी है नर्मदा नदी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। याद में रख लेना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल को भारत का विस्मारक क्यों कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रियासतों के एकीकरण के कारण। रियासतों के एकीकरण के कारण भारत का विस्मारक कहा जाता है सरदार पटेल को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 12 जनवरी को। हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वो था 1985 में राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परम रामकृष्ण परमहंस थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1897 में हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है बेलूर मठ में है। रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना मुख्यालय है वो बेलूर मठ में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 जुलाई को हम हर साल राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्मदिन के अवसर पर हम हर साल राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को। अगला प्रश्न डॉक्टर BC रॉय किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर BC रॉय। अब अगला प्रश्न है कि डॉक्टर BC रॉय को भारत रत्न कब मिला? तो इसका सही जवाब है 1961 में डॉक्टर BC रॉय को भारत रत्न मिला। अगला प्रश्न है MBBS का पूरा नाम क्या है? तो वो है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS का पूरा नाम है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हर साल हम 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जिनेवा शहर में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में।
अगला प्रश्न है कि डॉक्टरों की शपथ को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हिपोक्रेटिक शपथ। डॉक्टरों की शपथ को कहा जाता है हिपोक्रेटिक शपथ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी को हम हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो इसका सही जवाब है 2011 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार मनाया गया, फिर उसके बाद से हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस संस्था की स्थापना के दिवस पर मनाया जाता है? तो सही जवाब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संस्था है, इसकी स्थापना के दिवस पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है कि मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की संशोधन में की गई। तो वो 61वें संशोधन में की गई थी मतदान की आयु। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वो हुआ था 1951 से 1952 के बीच में हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। अगला प्रश्न है कि भारत में मतदाता पहचान पत्र को क्या कहा जाता है? तो वो कहते हैं ईपिक, यानी इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है भारत में मतदाता पहचान पत्र को। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है? तो वो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग जो है वो स्थापित है। अगला प्रश्न है ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब हुआ? तो वो हुआ था 1982 में भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है वीवीपैट का पूरा नाम। अब अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में स्थित है। चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि नोटा का अर्थ क्या है? तो नोटा को कहा जाता है नॉन ऑफ द अबव। नोटा को कहा जाता है नॉन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है भारत में नोटा कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2013 में लागू हुआ था भारत में नोटा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर को हम हर साल राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो सही जवाब है 2015 को मनाया गया। राष्ट्रीय संविधान दिवस पहली बार 2015 को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो वो हुआ था संविधान को अपनाया गया था, यानी अडॉप्ट किया गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो वो लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो वो थे 395 अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में शुरुआत में। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के
अध्यक्ष यानी ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? तो वो थे 389। संविधान सभा के कुल सदस्य थे 389। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ? तो वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 13 फरवरी के दिन हम हर साल भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और वहीं हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो वो हम मनाते हैं 8 मार्च के दिन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू जी के जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है भारत कोकिला के उपनाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने दी थी सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि। अगला प्रश्न सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 फरवरी 1879 को हुआ था सरोजिनी नायडू जी का जन्म। अगला प्रश्न सरोजिनी नायडू किस राजनीतिक दल से जुड़ी थी? तो इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ी थी। सरोजिनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से जुड़ी थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू थी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जो कि संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी थी, जो कि अब उसे उत्तर प्रदेश के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है द गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह की लेखिका कौन है? तो वो है सरोजिनी नायडू जी ने लिखी है द गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह। अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू को कैसर हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो वो था ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित किया था कैसर हिंद पदक से सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न है ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सरोजिनी नायडू है ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक है ना, उसकी लेखिका। अगला प्रश्न है भारत ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना किस वर्ष शुरू किया था? तो वो था 2024 से आधिकारिक रूप से महिला दिवस मनाना शुरू किया था 13 फरवरी के दिन। अगला प्रश्न है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के अलावा और कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हम मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 29 अगस्त को हम हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मेजर ध्यानचंद जी के याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद कहते थे, तो इसे प्रयागराज में हुआ था मेजर ध्यानचंद जी की का जन्म। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो सही जवाब है हॉकी के खेल से संबंधित थे मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हॉकी का जादूगर कहते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो वह है 2012 को मनाया गया। भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 2012 को मनाया गया था।
अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो वो 1928, 1932 और 1936, ये तीनों में ध्यानचंद ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण कब मिला? तो वो 1956 में मिला था मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किया गया, कब किया गया? तो वो 2021 में किया गया था। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है भारत राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित है राष्ट्रीय खेल दिवस का संबंध। अगला प्रश्न है 1936 ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था बर्लिन में। राष्ट्रीय 1936 का जो ओलंपिक है वो बर्लिन में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस खोज की याद में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है रमन प्रभाव की खोज में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि रमन प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वो है CV रमन ने। रमन प्रभाव की खोज जो है वो CV रमन ने की थी। अगला प्रश्न है कि CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1930 में मिला था CV रमन को नोबेल पुरस्कार और वो रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वो था 1987 में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, फिर उसके बाद से हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है रमन प्रभाव किससे संबंधित है? तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है रमन प्रभाव। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किस संस्था ने किया? तो वह है भारत सरकार ने घोषित किया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की घोषणा। अगला प्रश्न है कि रमन प्रभाव की खोज कब हुई थी? तो वो हुई थी 1928 में रमन प्रभाव की खोज की गई थी 1928 को। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CV रमन को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा मिला? तो वो भारत रत्न मिला था सर CV रमन को। कब मिला था? 1954 में। अगला प्रश्न है रमन प्रभाव मुख्य रूप से किस विषय से जुड़ा है? तो वो भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। रमन प्रभाव जो है वो मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है रमन प्रभाव की खोज कहाँ की गई थी? तो वो है कोलकाता में की गई थी। रमन प्रभाव की जो खोज है वो कोलकाता में की गई थी। अगला प्रश्न है CV रमन का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 7 नवंबर 1888 के दिन हुआ था CV रमन का जन्म। अगला प्रश्न है CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो वो था भौतिकी के क्षेत्र में। सर CV रमन को नोबेल पुरस्कार जो है वो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। अगला प्रश्न है रमन प्रभाव का उपयोग किसमें होता है? तो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है रमन प्रभाव का उपयोग। अगला प्रश्न है रमन प्रभाव किस प्रकार की किरणों से संबंधित है? तो वो है प्रकाश किरण से संबंधित है रमन प्रभाव। अगला प्रश्न है रमन प्रभाव का संबंध किस प्रक्रिया से है? तो वो है प्रकाश का बिखराव। रमन प्रभाव का जो संबंध है वो है प्रकाश का बिखराव। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 14 सितंबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला?
तो वो मिला था 14 सितंबर 1949 को। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया? तो वह 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा बताया गया है? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा बताया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वह है 1953 को मनाया गया था हिंदी दिवस पहली बार। अब अगला प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो लिपि है देवनागरी लिपि। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो वो है इंडो आर्यन परिवार से। हिंदी भाषा जो है वो इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का उद्गम किस भाषा से हुआ माना जाता है? तो वो संस्कृत भाषा से हुआ है ऐसा माना जाता है। हिंदी भाषा का जो उद्गम है वो संस्कृत भाषा से हुआ ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 जनवरी के दिन हम हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखी जाने वाली लिपि क्या कहलाती है? तो वो देवनागरी लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा में लिखी जाने वाली लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो था उदंत मार्तंड नाम से जो समाचार पत्र था वो हिंदी का पहला समाचार पत्र था। अब अगला प्रश्न है कि उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो वो थे जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल थे उदंत मार्तंड के संपादक। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का पहला व्याकरण किसने लिखा? तो सही जवाब है योन योशुआ केटलार ने लिखा था हिंदी भाषा का पहला व्याकरण। अगला प्रश्न, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो वो था गोपाल स्वामी आयंगर। गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा था हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है हिंदी साहित्य के आदिकाल को। अगला प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो था गोपाल स्वामी आयंगर ने रखा था हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई? तो वो हुई थी प्रयागराज में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस के अवसर पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है हिंदी दिवस के अवसर पर, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मंत्रालय कार्य करता है? तो मंत्रालय है गृह मंत्रालय। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय कार्य करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 5 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर हम हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 5 सितंबर 1888 के दिन। तो यही कारण है कि हम 5 सितंबर को हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो वो द्वितीय राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे हमारे भारत देश के। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वो 1962 में मनाया गया, फिर उसके बाद से हर वर्ष मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो वो दर्शन शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला? तो वो मिला था 1954 में मिला था डॉक्टर राधाकृष्णन को
भारत रत्न और राधाकृष्णन के साथ साथ सी चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर सीवी रमन और डॉक्टर राधाकृष्णन, ये तीनों को भारत रत्न मिला था 1954 को एक साथ। अगला प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 5 अक्टूबर को, हम हर साल विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा का अधिकार किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए है? तो वह है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए है शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 21A में दिया गया है शिक्षा का अधिकार। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।